हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर समझ जाएंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी सीख जाएंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे से छोटा रूल और बड़े से बड़ा रूल सब मैं आपको आज एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। यानी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लें, ठीक है। एक एक रूल मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन से रूल्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीखने के लायक है आज। देखो, रिकॉन्साइल करने का मतलब होता है मिलाना, यानी कि जब दो चीजों को आपस में टैली किया जाता है, मिलान किया जाता है, तो उसको हम लोग रिकॉन्साइल करना कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दो तरह के बुक्स को मैच करना है, मिलाना है। एक होता है कैश बुक और एक बुक का नाम होता है पासबुक, ठीक। यानी कि एक बिजनेसमैन जब बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, यानी कि बैंक में कैश जमा कराता है, चेक जमा कराता है, बैंक से पैसा विड्रॉ करता है, चेक से विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन वो बैंक के साथ करता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन वो बैंक से करता है, बिजनेसमैन क्या करता है, उस ट्रांजैक्शन को कैशबुक में रिकॉर्ड करता है। यानी कि बिजनेसमैन कैशबुक बनाता है और बैंक से रिलेटेड, हम लोग इसके पहले डबल कॉलम कैशबुक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को कैशबुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते थे। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जब भी डिपॉजिट करेंगे हम लोग कैशबुक में लिखेंगे, जब भी कोई चीज विड्रॉ करेंगे हम लोग कैशबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो कैशबुक में दो साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। तो जो भी पैसा आएगा रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और जो पैसा जाएगा पेमेंट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और उसी ट्रांजैक्शन को, सेम ट्रांजैक्शन को बैंक भी रिकॉर्ड करता है अपने रिकॉर्ड्स में, यानी बैंक भी उसका अकाउंट्स बनाता है। और बैंक जिस अकाउंट को बनाता है, उसको जिसमें रिकॉर्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक बोलते हैं। और बाद में हम लोग बैंक से इस पासबुक की एक कॉपी ले आते हैं, ठीक है। यानी बैंक से या तो हम लोग स्टेटमेंट निकलवा के ले आते हैं, या फिर बैंक से एक पासबुक हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन की एक कॉपी हम लोगों को दे दी जाती है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की एक कॉपी जब हम लोग लाते हैं, तो हम लोग उसको अपने कैशबुक के साथ मैच करते हैं कि जो जो ट्रांजैक्शन हमने किया था वो हम लोगों ने तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो आखिर आज की डेट में दोनों का बैलेंस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि पर्टिकुलर डेट में हम लोग इसको मिलाते हैं, जैसे कि मान लो कि ईयर एंड में हम लोग इसको मैच कर रहे हैं। ईयर एंड हमारा होता है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को हमारा साल क्लोज होगा, ईयर एंड हो रहा है मान लो, और उस दिन हम लोग दोनों तरह की बुक को, यानी बैंक से हम लोग अपना सारा ट्रांजैक्शन पूरे एक साल कहां लिखते हैं, कैशबुक में लिखते हैं। बैंक कहां लिखता है, पासबुक में लिखता है। हम लोग बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के ले आते हैं या फिर एक पासबुक में एंट्री करा के ले आते हैं, और उसको जब हम लोग अपने कैशबुक के साथ मिलाते हैं तो इसी को हम लोग रिकॉन्साइल करना कहते हैं, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर डेट में, यानी 31 मार्च को मान लो कि हमारा बैलेंस दिख रहा है 15,000, ठीक। यानी बैलेंस एज पर कैशबुक दिख रहा है 15,000 और बैलेंस एज पर पासबुक दिख रहा है मान लो 50,000। अगर ऐसा कभी आपको दिख जाता है तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। किसी भी समझदार आदमी को लगेगा कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है या एरर है, या फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो गया होगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंस के पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, आखिर ये डिफरेंस क्यों हुआ। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बैलेंस दिख रहा है 50,000 और जब बैंक से पासबुक एंट्री करवा के लाए तो वहां पर दिख रहा है 15,000। यानी दोनों का बैलेंस अलग अलग अगर दिखता है, क्योंकि जब हम लोग सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग भी रिकॉर्ड करते हैं कैशबुक में, बैंक भी रिकॉर्ड करता है पासबुक में, तो दोनों का बैलेंस आखिर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दो मेन कारणों के वजह से होता है, दो मेन रीजंस हैं जिसके कारण
इन दोनों बुक्स के बीच में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंस होता है इसको रिकॉन्साइल करने के लिए यानी मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे अकाउंट्स का हिस्सा नहीं होता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है वो, लेकिन वो एक जरूरी काम है, क्योंकि जब भी हम लोग बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये डिफरेंस होना आम बात है। तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और वो बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर ये डिफरेंस होता क्यों है? ठीक है, ये डिफरेंस के पीछे रीजन क्या है? तो इसमें दो तरह के डिफरेंसेस, मेन जो रीजन है डिफरेंस के वो दो हैं। एक तो टाइमिंग गैप यानी टाइमिंग डिफरेंस पहला। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको दो चार एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि टाइमिंग की वजह से क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस का कारण होता है एरर या किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाना। ठीक है, यानी कि दोनों में से कैशबुक में या पासबुक में किसी तरह की कोई एरर या मिस्टेक होने की वजह से भी क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर टाइमिंग गैप के कारण जो डिफरेंस होता है उसका क्या मतलब है और वो आखिर होता क्या है। क्योंकि हम लोग जब किसी टॉपिक के बारे में कोई पॉइंट वाइज बात करते हैं तो लगता है कि आखिर इसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में क्या है। एक कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक, अब मैं अपने दो फेवरेट, जैसे कि ये मेरा फेवरेट आदमी है मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। ठीक है, अब मैं इन दोनों के साथ बिजनेस करता हूं। ठीक है, मिस्टर एक्स ने मुझे एक चेक दिया 5000 का। मिस्टर एक्स का अकाउंट मान लो स्टेट बैंक में, एसबीआई में है, और मेरा अकाउंट मान लो बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स मुझे 5000 का चेक देंगे तो मैं उस चेक को क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंट में जमा कराऊंगा। ठीक है, अब मेरा काम करने का तरीका क्या है या फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की टाइमिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, और बैंक उसी सेम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेगा, यानी बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की टाइमिंग क्या होगी। अब इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे टाइमिंग गैप का क्या मतलब होता है। तो मिस्टर एक्स ने मुझे 5000 का चेक दिया, जैसे ही उन्होंने मुझे चेक दिया मैं उस चेक को अपने बैंक में जमा कराऊंगा। जैसे ही मैं उस चेक को अपने बैंक में जमा कराऊंगा तुरंत मैं उस अमाउंट को अपने कैशबुक में बैंक कॉलम में प्लस यानी कि रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी मेरा बैलेंस बढ़ गया ये मानकर मैं अपने यहां उसको लिख लूंगा और बैंक में जाकर उस चेक को डिपॉजिट कर दूंगा। अब बैंक का काम शुरू होगा। बैंक वो चेक दूसरे दिन डब्बे में से निकालेगा और उस चेक को मिस्टर एक्स के बैंक में यानी कि स्टेट बैंक में भेजेगा क्लियरिंग के लिए, और वो चेक जब क्लियर होके आएगा यानी उनके अकाउंट में पैसा है, साइन उनका ओके है, डेट ओके लिखा हुआ है, सब कुछ करेक्ट है चेक में लिखा हुआ, यानी कि चेक जब वहां से क्लियर होके आएगा तब यहां पर पैसा बैंक में कलेक्ट होके आएगा, तब बैंक यहां पर उस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेगा। तो इस काम में हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। तो बैंक उसको तभी रिकॉर्ड करेगा जब एक्चुअल में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस काम में टाइम लगता है। क्लियरिंग में भेजने पर जब चेक आता है तो उस काम में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये चेक मुझे 30 मार्च को मिला था, मैंने उसे 30 मार्च को ही अपने यहां रिकॉर्ड कर लिया और बैंक में भेज दिया। बैंक को इस काम में यानी पैसा कलेक्ट करने में 3 दिन का समय लग गया। बैंक में पैसा आया मान लो 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आया का मतलब हम लोग 31 मार्च को अगर इसको रिकॉन्साइल कर रहे हैं, यानी 31 मार्च को मेरा बुक्स क्लोज होता है और उस दिन अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि बैंक में पैसा आया है 2 अप्रैल को, बैंक को काम करने में टाइम लगा, बैंक इसको लिखेगा लेकिन कब लिखेगा, 2 अप्रैल को लिखेगा। ठीक है, और हम लोग इसको 30 मार्च को ही लिखकर बैठ चुके हैं। ठीक है, हम लोग 30 मार्च को लिख लिए हैं, बैंक में 2 अप्रैल को रिकॉर्ड होगा। उतने दिन तक क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा।
यानी कि अगर 31 मार्च को हम लोग दोनों को मैच कराएंगे तो एक जगह का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा और एक जगह का बैलेंस क्या दिखेगा, घटा हुआ दिखेगा। क्योंकि बैंक में ये पैसा कब आया, बैंक ने इस 5000 को यहां प्लस कब किया है, 2 अप्रैल को प्लस किया, यानी 31 मार्च के डेट में दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा आपको। यानी एक जगह 5000 ज्यादा दिखाई देगा और एक जगह 5000 कम दिखाई देगा, क्योंकि बैंक ने 31 मार्च तक यहां पर 5000 नहीं लिखा था। तो ये हुआ टाइमिंग गैप का एक अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको ज्यादा समझने में टाइमिंग नहीं लगेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने मिस्टर वाई को 2000 का चेक दिया, इशू किया। ठीक है, तो जैसे मैंने उनको चेक दिया, कैश बुक में लिखने का नियम यही है कि हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद लेन देन करेंगे। ठीक है, बिजनेस का यही नियम होता है, पहले लिखो और उसके बाद ट्रांजैक्शन करो। तो जैसे ही मिस्टर वाई को हम लोग 2000 का चेक देंगे, हम लोग तुरंत यहां से 2000 माइनस कर लेंगे, यानी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बैंक में तभी माइनस होगा जब मिस्टर वाई जाकर बैंक से वो चेक देकर पैसा निकाल लेगा। यानी मिस्टर वाई जब बैंक में चेक प्रेजेंट करेगा तब बैंक यहां से माइनस करेगा। मान लो मिस्टर वाई 15 दिन तक वो चेक अपने ऑफिस में लेकर रख लेता है, बैंक में नहीं जाता है, तो बैंक से 15 दिन तक वो पैसा माइनस नहीं होगा। तो हम लोग उसको आज माइनस कर चुके हैं। मान लो 25 मार्च को ही हम लोग माइनस कर चुके थे। 10 दिन तक मिस्टर वाई बैंक से पैसा निकालने नहीं गया, यानी 5 अप्रैल तक वो पैसा निकालने बैंक से नहीं गया। तो बैंक में 31 मार्च के डेट में जब हम लोग जाके रिकॉन्साइल करेंगे बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो यहां पर तो 2000 माइनस हो चुका है, लेकिन यहां माइनस नहीं हुआ है। यहां माइनस होगा कब होगा, जब वो पैसा निकालेगा। तो उतने दिन तक क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मेरा कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में 2000 जमा करा देता है डायरेक्ट। ठीक है, बाहर का कस्टमर है, मुझे उसको पेमेंट करना था और उसने क्या किया, 2000 डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा करा दिया और मुझे कोई इस बात की कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो मैं यहां पर 2000 अभी तक मैंने उसको प्लस नहीं किया है। ठीक है, लेकिन बैंक में पैसा जमा कराने के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है। तो मैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा कब, जब वो कस्टमर मुझे बताएगा कि 2000 आपके अकाउंट में मैंने जमा करा दिया था, या फिर बैंक से स्टेटमेंट जब मैं लेकर आऊंगा तब पता चलेगा कि यहां पर बैंक में 2000 किसी ने जमा करा है। लेकिन उतने दिन तक क्या चलेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस चलेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, मान लो कि बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है 500 का, बैंक मेरे डिपॉजिट पर मुझे इंटरेस्ट अलाउ करता है। तो अलाउ करता है तो बैंक क्या करेगा, 500 यहां पर प्लस कर देगा। ठीक, अब क्या लगता है कि बैंक हर बार जब भी कुछ मेरे अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेगा, तो क्या लगता है कि हर बार बैंक मुझे हर चीज के लिए क्या लेटर लिखेगा या फिर फोन करेगा या कुछ करेगा या खबर देने के लिए कोई काम करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। मुझे तभी पता चलेगा जब मैं बैंक से पासबुक या स्टेटमेंट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर बैंक ने ये इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में 31 मार्च को या 30 मार्च को या 29 मार्च को डाल दिया और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, मैंने उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ उसको लिखूंगा, कब लिखूंगा, जब मुझे पता चलेगा तब लिखूंगा। तो उतने दिन तक, यानी अगर 31 मार्च को हम लोग दोनों इसको मिलाएंगे तो पता चलेगा कि एक जगह का बैलेंस बढ़ा हुआ है और एक जगह का बैलेंस बढ़ा हुआ नहीं है, मतलब घटा हुआ है। यानी कि उतने दिन तक क्या चलेगा, डिफरेंस चलेगा। ठीक है, अब बैंक हम लोगों का बहुत सारा काम करता है, तो बैंक इसके बदले में क्या करता है, चार्जेस डिडक्ट करता है हमारे अकाउंट से। तो बैंक मान लो 50 रुपया किसी चार्जेस का मेरे अकाउंट से काट लिया। ठीक है, तो बैंक ने डेबिट कर लिया, यानी मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो चुका है। मुझे जानकारी नहीं है, मैंने अभी उसका यहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, बैंक को कई बार हम लोग अपना इंश्योरेंस करने के लिए बोलते हैं कि आप जब इंश्योरेंस कराने का टाइम होगा आप खुद से इंश्योरेंस करा देना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, आप ही डायरेक्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना। तो बैंक ने मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया 2500। बैंक अपने पॉकेट से ये इंश्योरेंस नहीं कराएगा, मेरे अकाउंट से पैसा काट के मेरा इंश्योरेंस करा देगा। मेरे अकाउंट से 2500 निकल गया। ठीक है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं यहां से माइनस तभी करूंगा जब मुझे बैंक से स्टेटमेंट मिलेगा या पासबुक मिलेगा, तब जाकर मैं उससे माइनस करूंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में, यानी 31 मार्च को जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो पता चलेगा कि एक जगह से माइनस हो चुका है, एक जगह माइनस नहीं हुआ है, यानी कि डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा
मान लो कि बैंक मेरे लिए कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट कलेक्ट करके लाता है, ठीक है। तो मान लो मैं अलग अलग कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, कहीं पर बॉन्ड्स डिवेंचर खरीद के रखे हुए हैं। बैंक वहां से डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करता है। मान लो 500 का डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करके बैंक ने मेरे अकाउंट में जमा किया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है, तो यहां पर मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, एक पर्टिकुलर डेट में जब उसको मिलाया जाएगा तो दोनों के बीच में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे कि पता चलता है कि दोनों ही बुक में क्या होता है, बहुत सारे रीजन से डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा ये तो टाइमिंग गैप के कुछ एग्जाम्पल आपको हुए, अब इसके अलावा एरर या मिस्टेक के कारण भी दोनों बुक्स में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि मान लो कि पासबुक कैश बुक में कोई ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो गया, या कोई ट्रांजेक्शन लिखने से बिल्कुल छूट गया, ओमिट हो गया, या फिर टोटलिंग मिस्टेक है, यानी कि कैश बुक में रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड में किसी तरह का ओवरकास्ट है या अंडरकास्ट है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल हो गया है, अंडरकास्ट मतलब कम टोटल हो गया है। इसी तरह से पेमेंट साइड में भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो सकता है, यानी कि मिस्टेक्स या एरर की वजह से भी क्या होता है, दोनों बुक में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग रिकॉन्साइल करेंगे और डिफरेंस के जो रीजंस होते हैं उनको दिखाते हुए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं और जिससे आप समझ जाएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जरूरी रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो लिखवा देता हूं समझा के, ताकि आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप कहीं पर फंसे नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो कैसा बैलेंस होता है। कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का बैलेंस कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस की बात कर रहा हूं, अभी ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 तरह के बैलेंस होते हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, यानी कि ओवरड्राफ्ट। तो मैं अभी आपको फेवरेबल बैलेंस यानी सिंपल केस के बारे में बता रहा हूं कि कैश बुक का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में किसी तरह से इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो कि कैश बुक में कोई अमाउंट डेबिटेड है, ठीक है, कैश बुक में कुछ डेबिट हुआ है, ठीक है। तो डेबिट में डेबिट यानी कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और उसमें कुछ और डेबिट होगा तो डेबिट में डेबिट का मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो डेबिट में डेबिट यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में अगर डेबिट है कुछ तो वो बैलेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, यानी कि क्या हो गया है, प्लस हो गया बैलेंस, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको कभी लिखे कि कोई अमाउंट कैश बुक में क्रेडिट हो गया है तो इसका मतलब होता है कि वो डिक्रीज हो गया है, माइनस हो गया है, ठीक है, माइनस हो गया है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि प्लस माइनस को तो समझ जाते हैं कि ये कैश बुक में प्लस हो गया, ये कैश बुक में माइनस हो गया, लेकिन अगर इस तरह से कहीं लिखा मिल जाता है कि कैश बुक में कुछ डेबिटेड है, कैश बुक में कुछ क्रेडिटेड है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इस ट्रांसलेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए कि कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह से पासबुक का भी हम लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पासबुक का जो बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर कभी लिखा मिल जाए आपको कि कोई भी अमाउंट पासबुक में डेबिट हुआ है तो आप समझ जाएंगे क्रेडिट में डेबिट यानी उल्टा हुआ है का मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। डिक्रीज हुआ मतलब माइनस हुआ। और क्रेडिट में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में क्रेडिट हुआ है का मतलब है इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया
अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ओवरकास्ट अंडरकास्ट में आप कैसे फंसते हैं और उससे बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अब कैश बुक में आपको हमेशा इस तरह का सिचुएशन क्वेश्चन में मिलेगा कि कैश बुक में दो साइड होता है, एक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यानी रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब टोटल करते हैं तो गलती से कभी ज्यादा जोड़ देते हैं, कभी कम जोड़ देते हैं, यानी ओवरकास्ट हो जाता है या अंडरकास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ज्यादा टोटल कर देते हैं तो ओवरकास्ट, कम टोटल कर देते हैं तो अंडरकास्ट। इसी तरह से पेमेंट साइड में भी सेम तरह की गलती हो जाती है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि कैश बुक है, कैश बुक में कौन सा साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड बोलो या डेबिट साइड बोलो, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में डेबिट भी लिख दे रहा हूं। ठीक, अब इसमें दो तरह की सिचुएशन हो जाती है, या तो ओवरकास्ट हो जाता है या फिर अंडरकास्ट हो जाता है, ज्यादा टोटल कर देते हैं हम लोग। ठीक, यानी कि मान लो ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, मान लो ये टी शेप में बनता है कैश बुक, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मान लो हम लोग यहां पर कुछ कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये अमाउंट यहां पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अब अगर मान लो कि इसको सही सही हम लोग टोटल करते तो इसका टोटल आता 5 लाख। ठीक, और इस साइड में भी कुछ कुछ पेमेंट्स है ना, इस साइड पेमेंट है, इसका टोटल अगर सही सही करते तो 4,50,000 रुपया होता है, 4,50,000। तो 5 लाख में 450 लेस करते, सही सही अगर जोड़ते तो यहां पर 50,000 का बैलेंस सीडी आता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस आता है। ठीक है, जिस बैलेंस के बारे में इतना हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बैलेंस आता है, बैलेंस एज पर कैश बुक आता है 50,000, अगर सब कुछ सही सही करते तो। ठीक है, लेकिन मान लो कि गलती हो गई। ठीक है, यहां पर 5 लाख की जगह हम लोगों ने गलती से 5,10,000 का टोटल कर दिया, मान लो 10,000 ओवरकास्ट हो गया, गलती से ज्यादा जोड़ दिए। ठीक है, तो यहां पर ओवरकास्ट हो गया गलती से, और यहां वही 450 है, तो 5,10 में 450 लेस करते तो यहां पर क्या होता है 60,000। यानी कि इस साइड अगर मिस्टेक है तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर पड़ेगा। यानी कि ओवरकास्ट या अंडरकास्ट होगा तो सीधा असर बैलेंस पर पड़ता है। इसी तरह से अगर इधर का टोटल कम कर देते, गलती से कम जोड़ लेते तो बैलेंस क्या होता, घट जाता। यानी रिसिप्ट साइड का बैलेंस के साथ सीधा संबंध है, सीधा रिलेशन है। यानी कि रिसिप्ट साइड में ओवरकास्ट है तो बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा, यानी इसका सीधा असर, सीधा इफेक्ट कहां पर जाके पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तो कैश बुक रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा गलती से। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, इसको मिस्टेक बोलते हैं हम लोग। और अगर अंडरकास्ट, इधर कम जोड़ देते हैं गलती से, तो क्या होगा, बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, बैलेंस घट जाएगा। ठीक है, बैलेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये प्लस हो जाएगा गलती से, यहां माइनस हो जाएगा। ये हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे थे, रिसिप्ट साइड के बारे में बात कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन में जो मिस्टेक होता था वो आपका अब आज के बाद कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश बुक में पेमेंट साइड के लिए। पेमेंट साइड, कैश बुक का अगर पेमेंट साइड में भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो जाता है, पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में, तो उसका क्या, पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में भी अगर इस तरह से हो जाए तो उसका भी असर हम लोग का कहां पड़ेगा, बैलेंस पर पड़ेगा। ओवरकास्ट हो जाए या फिर अंडरकास्ट हो जाए तो इसका बैलेंस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए। पेमेंट साइड का बैलेंस के साथ उल्टा संबंध है, उल्टा मतलब रिवर्स रिलेशन है।
ओवरकास्ट होने पर बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अंडरकास्ट होने से बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये दो रॉकेट आप ले लीजिए और उसके बाद आप क्या होगा कि रॉकेट की तरह उड़ने लग जाएंगे। अंडरकास्ट ओवरकास्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना, वो अब आज के बाद नहीं होंगे, आप इसको संभाल के रखना, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के टाइम पर फिर से मैं आपको कुछ रूल्स समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन जिसको आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाएंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को किसी भी डेट में आप बना सकते हैं, ईयर के एंड में भी बना सकते हैं, या आप इसको हर मंथ भी बना सकते हैं। जिस भी डेट में बनाएंगे वो डेट यहां पर हम लोग लिख लेंगे एज ऑन, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मार्च में बना रहे हैं तो 31 मार्च 2024 मान लो, ठीक है। डेट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग इसको मान ले रहे हैं बस, ठीक है। अब इसमें दो कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम, ठीक है। एक ये प्लस के लिए कॉलम बनाएंगे और एक ये माइनस के लिए कॉलम बनाएंगे। और यहां पर हम लोग पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, ये फॉर्मेट है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है। ये हमेशा रहेगा ये फॉर्मेट। अब इसमें फॉर्मेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आप हो सकता है किसी बुक से पढ़ते होंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस कॉलम से का फॉर्मेट नहीं हो, या हो सकता है कि आपको जो टीचर पढ़ाते होंगे आपके स्कूल में वो हो सकता है कि इनर कॉलम आउटर कॉलम के हिसाब से फॉर्मेट बनाते होंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट चाहे जो भी रहे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आराम से आप किसी भी तरीके के फॉर्मेट को यूज करके इसको बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, दो तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। यानी कि क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो यानी कि बुक में भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर बनाया हुआ रहता है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक को बेस मान के बनाया जाता है, और एक बैलेंस एज पर पासबुक को बेस मान कर बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके बनाना सीखेंगे, और उसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक को लेके बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उस क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 18,000 रुपया, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 18,000 रुपया, जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस वाले कॉलम में बैलेंस को लिखना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंस के कुछ रीजन्स को प्लस किया जाता है और डिफरेंस के कुछ रीजन्स को माइनस किया जाता है, और इसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि किसको किसको प्लस करना चाहिए, किसको किसको माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो कैशबुक पासबुक के बीच में जो भी अंतर का कारण है उसमें से कुछ अंतर के कारण को हम लोग जोड़ेंगे और कुछ अंतर के कारण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड के लिए अंदाज से 4-5 लाइन रख लेंगे, और लेस के लिए भी 4-5 लाइन अंदाज से रख लेंगे। आप इसको लाइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐड के लिए ऊपर कुछ लाइन रख लो, लेस के लिए नीचे कुछ लाइन रख लो, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस के कुछ रीजंस को ऐड करेंगे, डिफरेंस के कुछ रीजंस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में थोड़ा सा वर्किंग कर लेंगे।
ये है कैश बुक, ये वर्किंग है, वर्किंग नोट आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये है पासबुक, कैश बुक, पासबुक, सीबी पीबी, ठीक है। अब जो भी डिफरेंस का रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, उसको कैश बुक पासबुक में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि किसको प्लस करना चाहिए, किसको माइनस करना चाहिए। अब मैं एक रूल आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक को लेके चल रहे हैं, पूरा ध्यान हम लोग पासबुक पे देंगे। अगर पासबुक में बैलेंस किसी भी रीजन से इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसको यहां पर ऐड कर लेंगे। पासबुक का बैलेंस किसी भी कारण से घटा हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो कैशबुक में भी बढ़ा लेंगे, पासबुक में बैलेंस घटा हुआ है तो कैशबुक में भी क्या करेंगे, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैशबुक लेके चलेंगे तो पूरा ध्यान किस पे देंगे, पासबुक पे ध्यान देंगे। और अगर पासबुक लेके चलेंगे तो पूरा ध्यान किस पे देने लग जाएंगे, कैशबुक पे ध्यान देने लग जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 4000। हम लोगों ने 4000 का चेक बैंक में जमा किया लेकिन अभी तक उसका पैसा कलेक्ट होकर नहीं आया है। अभी मैंने आपको कहानी सुनाया था कि हम लोग बैंक में चेक जमा कराते हैं, बैंक उस चेक को सामने वाली पार्टी के बैंक में क्लियरिंग के लिए भेजता है, वहां से पैसा क्लियर होके आता है, तब हमारे अकाउंट में बैंक उसको लिखता है, ठीक है। तो हम लोग उसको जमा करा चुके हैं, यानी हम लोग लिख चुके हैं। बैंक में पैसा नहीं आया है तो बैंक ने उसको नहीं लिखा है, इसका यह मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका क्या मतलब है। देखिए हम लोगों ने चेक जमा कराया, कितने का चेक था, देखो 4000 का। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम लोग यानी कि बिजनेसमैन कहां लिखेगा किसी भी ट्रांजैक्शन को, कैशबुक के अंदर, और बैंक उसी चीज को कहां लिखेगा, पासबुक के अंदर, ठीक है। तो बिजनेसमैन पासबुक में नहीं लिखता है, बिजनेसमैन कैशबुक में लिखता है। जैसे ही चेक जमा कराएंगे हम लोग यहां पर 4000 प्लस कर लेंगे, लेकिन अभी तक बैंक में उसका पैसा नहीं आया है, तो यहां पर प्लस हो चुका है, यहां पर प्लस नहीं हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, कैशबुक को लेके चल रहे हैं। पासबुक को देखिए, कैशबुक के कंपैरिजन में पासबुक में 4000 कम है, ठीक है। हम लोग मान के चलेंगे कि दोनों बराबर थे, यहां पर हम लोगों ने 4000 जोड़ दिया और यहां पर 4000 प्लस नहीं हुआ है, तो इससे कंपेयर करते हुए देखेंगे कि यहां पर 4000 क्या है, कम है, यानी इसके कंपैरिजन में 4000 यहां कम है, यहां पर 4000 कम है। हम लोग कैशबुक को लेके चल रहे हैं, पूरा ध्यान पासबुक में देंगे। पासबुक में अगर बैलेंस कम है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, ठीक है। रीजन वही है जो स्टेटमेंट क्वेश्चन का है, वो स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो हम लोग यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, या नॉट येट कलेक्टेड, या क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4000 माइनस वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2500। हम लोगों ने किसी आदमी को चेक दिया 2500 का और वो अभी तक उस चेक को लेकर बैंक में नहीं गया है पैसा निकालने के लिए। इस लाइन का ये मतलब है, यानी कि जैसे ही हम लोग किसी आदमी को चेक देंगे हम लोग अपने यहाँ का मतलब कैश बुक में माइनस कर लेंगे, लेकिन बैंक से पैसा नहीं निकला है, वो आदमी बैंक में चेक लेकर गया ही नहीं है प्रेजेंट करने के लिए, तो बैंक से पैसा माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कैशबुक में पैसा माइनस हो गया है, पासबुक में पैसा माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। 2500 रुपया का, ठीक। इसको समझिए, हम लोग जैसे किसी को चेक देंगे हम लोग अपने कैश बुक में माइनस कर लेंगे, ठीक। कैश बुक में 2500 माइनस हो गया, बैंक में वो आदमी अभी तक चेक लेकर नहीं गया है, तो बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक जब तक पैसा नहीं निकलेगा तब तक माइनस नहीं करेगा। तो बैंक अभी तक बैंक ने माइनस नहीं किया है, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई थी उसका ये रिजल्ट है, एक जगह माइनस हुआ है, एक जगह माइनस नहीं हुआ है। यहां तक समझ गए, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू हुआ है यहां से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी बैंक में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग लेके चल रहे हैं कैशबुक को,
पूरा ध्यान देंगे किस पे, पासबुक पर। पासबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में, यानी कि आपके बगल में माइनस हो गया, यहां माइनस नहीं हुआ, तो यहां पर इसके कंपैरिजन में पासबुक में बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, यानी कि यहां माइनस हुआ है, यहां माइनस नहीं हुआ है, यानी पासबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो कैशबुक के कंपैरिजन में पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों इक्वल थे और एक जगह माइनस हो गया, यानी ये घट गया और ये नहीं घटा, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, ज्यादा है। यहां ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी आप लिख सकते हैं, नॉट प्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं, 2500 रुपया प्लस वाले कॉलम में। ठीक, थर्ड ट्रांजेक्शन, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 3000 जमा करा दिया, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 3000 जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, अगर मेरे अकाउंट में कोई डायरेक्ट पैसा जमा कर देगा तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मेरा जो रिकॉर्ड है यानी कैशबुक है, उसका बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, मेरे यहां उसकी एंट्री मैंने नहीं की है, तो उसका इफेक्ट मेरे यहां नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कोई कस्टमर जब मेरे यहां 3000 मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, तो पासबुक में बैंक उसको लिख लेगा, बैंक का बैलेंस 3000 बढ़ा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने उसको नहीं लिखा है, तो यहां का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, कैश बुक को लेके चल रहे हैं, पासबुक पर ध्यान देंगे, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है 3000, तो हम लोग उसको यहां क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। पासबुक में बढ़ा हुआ है तो प्लस करेंगे, पासबुक में घटा हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पासबुक में बढ़ा हुआ है प्लस करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, 3000 रुपया प्लस वाले कॉलम में। ठीक, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने मेरा इंश्योरेंस करा दिया, 500 रुपया प्रीमियम का भर दिया। बैंक जब भी मेरा कोई काम करेगा तो मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके ही पेमेंट करेगा। ठीक है, बैंक ने मेरे अकाउंट से 500 माइनस करके मेरा इंश्योरेंस करा दिया, यानी मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, 500 बैंक में माइनस हो गया, मुझे नहीं पता है अभी तक, मैंने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। हम लोग लेके चल रहे हैं कैशबुक को, पूरा ध्यान देंगे पासबुक पर। पासबुक में 500 रुपया कम है, माइनस किया हुआ है, तो हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 500। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 600, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया यानी कि दिया। ठीक है, 600 रुपया। तो बैंक जब भी इंटरेस्ट देगा तो मेरे घर आकर नहीं देगा, मेरे अकाउंट में प्लस कर देगा, यानी कि पासबुक में पैसा प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट का 600 रुपया। अभी तक हम लोगों को कोई इंटीमेशन बैंक से नहीं मिला है, हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। हम लोग लेके चल रहे हैं कैशबुक को, ध्यान देंगे पासबुक के ऊपर। पासबुक में 600 रुपया प्लस है, मतलब बढ़ा हुआ है, इसके कंपैरिजन में इसका बैलेंस ज्यादा है, तो हम लोग यहां पर उसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो भी मन करे आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 600। इसके बाद लास्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि
बैंक में किसी तरह का कुछ, ये देखो पासबुक में किसी भी चीज को डेबिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। ऐसे भी बैंक अगर कोई चार्जेस काटेगा तो क्या होगा, माइनस करेगा मेरे अकाउंट से पैसा। तो पासबुक में डेबिट करने का मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। पासबुक में डेबिट करने का मतलब माइनस करना होता है। बैंक ने 400 रुपया मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया बैंक चार्जेस का। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों ने उसको माइनस नहीं किया है, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। हम लोग लेके चल रहे हैं कैशबुक को, पूरा ध्यान देंगे किस पे, पासबुक पे। पासबुक में घटा हुआ है बैलेंस, माइनस किया हुआ है, डिक्रीज्ड बैलेंस है, तो हम लोग भी उसको यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, या शॉर्टकट में आप इसको बैंक चार्जेस लिख के छोड़ सकते हैं। बैंक चार्जेस 400 रुपया माइनस साइड में, ठीक है। ये कंप्लीट जितने भी रीजंस थे उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जैसे लेजर बैलेंस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। दोनों साइड का टोटल करके पहले रफ में लिख लेंगे। 18,000, 2,500, 3,600, 24,100 प्लस कॉलम का टोटल है। 24,100 प्लस कॉलम का टोटल है। अब हम लोग माइनस कॉलम का टोटल करेंगे, 4,500, 400, यानी कि 4,900 रुपया। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 4,900। 19,200 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 19,200 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जिस साइड कम बैलेंस है उस साइड लिख देंगे। 19,200, ये जो अमाउंट निकल कर आया है, हम लोग ऊपर लेके चल रहे थे बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये जो निकल कर आया है इसका नाम पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक निकल कर आ गया। अगर हम लोग यहाँ पासबुक लेके चलते हैं तो नीचे जो निकल कर आता है उसको हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक बोलते हैं। तो ये बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो नीचे जो आया है वो क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक होगा। अब बोथ साइड में जो ज्यादा वाला टोटल था वो लिख देंगे, यानी कि 24,100 रुपया, 24,100 जो ज्यादा वाला टोटल था वो बोथ साइड हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बन गया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर आप वन शॉट में समझ गए हैं, ठीक है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन को कैसे बनाना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूरा का पूरा आप एक वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। अब आने वाले क्लासेस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन के और भी वीडियोस में आपको दूंगा, जिसमें हम लोग और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे जो काम के पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहना।